हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वाइट माइंड्स। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एनालिटिकल टेक्निक्स में नई टेक्निक के साथ शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज द पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रोफोरेसिस को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो। सो लेट्स बैक टू द मेन टॉपिक, दैट इज द पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो आपके आने वाले जो पीसीआर के लेक्चर्स होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बेस की तरह ये लेक्चर काम करेगा। तो आज हम क्या क्या देखेंगे, एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीसीआर कैसे इन्वेंट हुआ, जिसमें हम बेसिकली पीसीआर की हिस्ट्री को देखेंगे। देन विल सी कि पीसीआर एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज पीसीआर। देन विल सी व्हाट डू वी नीड फॉर पीसीआर, पीसीआर के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली पीसीआर के कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाउ डज इट वर्क, नेक्स्ट जो होगा वो हम ये देखेंगे कि कैसे ये काम करता है, जिसमें हम बेसिकली स्टेप्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। व्हाई आर प्राइमर्स इंपॉर्टेंट, प्राइमर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, तो प्राइमर्स का बिल्कुल बेसिक्स, टाइप्स, क्या असेंशियलिटी है, ये सारी चीजें प्राइमर्स वाले पार्ट में हम देखेंगे। व्हाई डू वी यूज टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज हम क्यों यूज करते हैं, और टैग पॉलीमरेज के क्या क्या अल्टरनेटिव्स अभी कमर्शियली अवेलेबल हैं जब भी आप पीसीआर करते हैं, वो भी हम देखेंगे। क्या रीजन है कि टैग पॉलीमरेज को ही क्यों यूज किया जाता है, ये सारा चीजें इसमें देखेंगे। हाउ डू वी मेक पीसीआर वर्क वेल, पीसीआर को आप कैसे अच्छा काम करवा सकते हो, तो बेसिकली यहाँ ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हो उसके बारे में आप देखोगे। एंड लास्टली हम देखेंगे कि पीसीआर को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट हम देखेंगे। आई होप यहाँ तक एक ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया है कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज द पीसीआर इन्वेंशन। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ पीसीआर देखेंगे। तो बेसिकली अगर हम हिस्ट्री ऑफ पीसीआर की बात करें तो कहानी शुरू होती है बिफोर 1963 से। 1963 में ऐसा माना जाता था कि साइंटिस्ट के पास डीएनए तो होता था, पर डीएनए का जो अमाउंट होता था वो बहुत कम होता था। So scientist has only tiny amount of डीएनए। अब इस टाइनी अमाउंट ऑफ डीएनए जो था वो फिजिबल नहीं कंसीडर किया जाता था फॉर द रिसर्च पर्पसेस, फॉर डायग्नोसिस एंड फॉर द other applications that are being required for molecular biology. So not feasible for research, diagnosis and other applications. तो 1963 से पहले हमारे पास कोई भी इजी या एफिशिएंट मेथड नहीं था जिससे हम डीएनए को एम्पलीफाई कर सकें। ओके, इसके बाद 1969 के अंदर एक फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है थॉमस डी ब्रूक। थॉमस डी ब्रूक जो थे वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और इनके एक स्टूडेंट भी थे जिनका नाम था हडसन फ्रीज। ठीक है, तो थॉमस डी ब्रूक एंड हडसन फ्रीज जो इनके स्टूडेंट थे, इन दोनों ने मिलके डिस्कवर किया था थर्मोफिलिक बैक्टीरियम। ठीक है, थर्मोफिलिक बैक्टीरियम का मतलब क्या हो गया, ऐसा टेम्परेचर जो कि हाई टेम्परेचर को पसंद करता है। ठीक है, फिलिक मीन्स लविंग एंड थर्मो मीन्स टेम्परेचर, सो इट लव्स द हाई टेम्परेचर। ठीक है, और इसको कहाँ डिस्कवर किया था, इन अ हॉट स्प्रिंग ऑफ येलो स्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, ये किसकी इमेज है जहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया था, और इस बैक्टीरिया का जो नाम है वो था थर्मस एक्विटिकस। ठीक है, जिसमें थर्मस जो है वो जीनस को बताता है एंड एक्विटिकस जो है वो आपके स्पीशीज को बताता है। जब भी आप टैग पॉलीमरेज लिखोगे तो कुछ इस तरीके से आप लिखते हो ना, आगे पॉलीमरेज रहेगा ना, आगे इस तरीके से टैग लिखा होता है। ये जीनस मीन्स थर्मस को बताता है और एक्यू जो है वो एक्विटिकस को बताता है। यहाँ तक हमने टैग पॉलीमरेज को डिस्कवर तो कर लिया है, बट अभी भी जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि डीएनए अमाउंट में बहुत कम है। तो 1983 के अंदर ये भाई साहब आ गए, इनका नाम है कैरी मिलिस। ठीक है, ये अपनी गाड़ी से रात में ड्राइविंग कर रहे थे
और एकदम से इनको ये थॉट आया कि अगर मैं जो हमारा टारगेट सीक्वेंस है, लेट्स से दिस इज माय डीएनए टारगेट सीक्वेंस, और यहाँ के इस टारगेट सीक्वेंस के एंड्स पे अगर मैं एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लगा दूं, जिसे आप आज की भाषा में प्राइमर्स कहते हैं, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा और इसको आगे एक्सटेंड कर देगा और डीएनए हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ही realized that if two short primers were placed on either side of target DNA sequence, तो डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो उस रीजन को क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। डीएनए पॉलीमरेज विल कॉपी दैट रीजन। कॉपी का मतलब है कि वो एक्सटेंड कर देगा डीएनए के सीक्वेंस को, जिसकी वजह से डीएनए एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। ओके, और डीएनए का जो एम्प्लीफिकेशन है वो कैसा है, एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ, टू द पावर एन के फॉर्म में। जैसे पहली साइकिल में अगर 2 था तो फिर सेकेंड साइकिल के अंदर 4 हो जाएगा, क्योंकि टू द पावर 2। देन यू डन द थर्ड साइकिल टू द पावर 3, दैट इज 8, देन 16, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स यूज की जाती हैं। तो कैरी मुलिस जो थे उन्होंने बेसिकली बर्थ दिया ऑफ पीसीआर। सो पीसीआर इज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। कोई सोच समझ के डिस्कवरी नहीं की गई थी, ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। वो ड्राइविंग करके जा रहे थे और सडनली उनको एक चीज का रियलाइजेशन हुआ, एंड देन ही पुट इट हिज थॉट इनटू द प्रैक्टिकल फील्ड। तो पहली बार जब पीसीआर का एक्सपेरिमेंट हुआ, फर्स्ट पीसीआर एक्सपेरिमेंट, तो पहली बार जब पीसीआर का एक्सपेरिमेंट हुआ तो इस तरीके की ये पिनरॉफ ट्यूब रही होगी और इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स को ऐड किया गया, जैसे कि डीएनए का टेम्पलेट, प्राइमर्स, पॉलीमरेजेस, डीएनटीपीस, बफर, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें ऐड की गई। और इस सैंपल के अंदर देखा गया कि जो डीएनए पॉलीमरेज था वो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पा रहा था, नॉट सरवाइव एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 95 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर इन्होंने लिया, तो उस टेम्परेचर पे ये सरवाइव नहीं कर पाया। और हर साइकिल के बाद ये देखा गया कि एंजाइम डिस्ट्रॉय हो रहा था। आफ्टर एवरी साइकिल द एंजाइम वाज डिस्ट्रॉय। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइंस फील्ड में यह है कि अगर एंजाइम बार बार डिस्ट्रॉय होगा और हम बार बार इसको फ्रेशली ऐड करेंगे, तो हमारा जो पीसीआर है, जो मशीन हमने डिस्कवर की है, वो एफिशिएंट नहीं कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एंजाइम था, दैट इज दी डीएनए पॉलीमरेज, वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, तो सो फ्रेश डीएनए पॉलीमरेज को हमें ऐड करना पड़ता था मैनुअली आफ्टर एवरी साइकिल। हर साइकिल के बाद इसको मैनुअली ऐड करना पड़ता था, जिसकी वजह से पीसीआर को कंसिडर किया गया, क्योंकि बार बार हम एंजाइम को नहीं बना सकते, बार बार एंजाइम को फ्रेशली ऐड नहीं कर सकते, एज वेल एज ये टेक्निक प्रॉन थी टुवर्ड्स दी कंटामिनेशन। इसमें कंटामिनेशन बहुत देखने को मिल रहा था। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से इनिशियली जब पीसीआर का पहले एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसे इतना अच्छा टेक्निक नहीं कंसिडर किया गया। उसके बाद लिटरेचर खोजी गई और पता चला कि थॉमस डी ब्रूक नाम के एक साइंटिस्ट हैं, जिनका अभी हमने 1969 में डिस्कवरी के बारे में बात की थी। तो पता चला कि उन्होंने एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया को ऑलरेडी डिस्कवर कर रखा है, जिसका नाम है थर्मस एक्विटिकस। फिर इस थर्मस एक्विटिकस से टैग पॉलीमरेज को आइसोलेट किया गया। ठीक है, और ये नेचुरली कैसा है, हीट स्टेबल है, नेचुरली हीट स्टेबल, और ये स्टैंड कर सकता है, कैन विथ स्टैंड एट approximately 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
एंड रिमेन एक्टिव। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता था, 95 डिग्री सेल्सियस पे जो था बड़ी आराम से एक्टिव रह पा रहा था। तो फिर पीसीआर को जब हमने इम्प्रोवाइज्ड कर दिया तो हमने कहा कि भाई अब हम कह सकते हैं कि पीसीआर जो है एक फिजिबल एंड एक एफिशिएंट टेक्निक हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब फिजिबल टेक्निक कंसिडर कर दी गई एक, तो जब पीसीआर को एक फिजिबल एफिशिएंट टेक्निक कंसिडर कर दिया गया, तो कैरेमलिस को, ये चेहरे को भूलिएगा मत क्योंकि मॉडर्न बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। ठीक है, तो इनको फिर नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री के अंदर इन 1993, वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1993। ठीक है, अब अगर आपने नोटिस किया हो अगर, तो पीसीआर को आप कभी कभी एक टर्मिनोलॉजी और दे देते हैं, दैट इज दी थर्मोसाइक्लर। ठीक है, कभी कभी ये वाइवर्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पीसीआर को आप थर्मोसाइक्लर क्यों मानते हैं, व्हाट इज द रीजन कि आप इसको थर्मोसाइक्लर बोलते हैं। तो पीसीआर भी एक मशीन है, थर्मोसाइक्लर भी एक मशीन ही होगा। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, साइकिल्स को जनरेट करता है थ्रू डिफरेंट टेम्परेचर, जो जरूरी है पीसीआर को ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स पे, जैसे डीनेचरेशन, एनलिंग, एक्सटेंशन। और ये रिपीटेडली हमें कराना पड़ता है अगर आपको डीएनए को एम्पलीफाई करना है तो हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे कि थर्मोसाइक्लर इज अ मशीन दैट ऑटोमेटिकली cycles through different temperatures required for पीसीआर। ठीक है, पीसीआर में मेजरली पता है आपको कि 3 स्टेप्स होती हैं, डीनेचरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। और इसको रिपीटेडली हमें करना पड़ता है अगर आपको डीएनए को एम्पलीफाई करना है। तो पीसीआर, डीनेचरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन repeatedly to amplify डीएनए। आई होप थर्मोसाइक्लर हम क्यों कह रहे हैं वो आपको, यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि कैरेमुलस को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया 1993 में, और पीसीआर को थर्मोसाइक्लर हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली साइकिल अरेंज करता जाता है डिफरेंट टेम्परेचर पे। साइकिल्स का मतलब है स्टेप्स, दैट इज द डीनेचरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। इसको रिपीटेडली अलग अलग टेम्परेचर पे सेट करना ऑटोमेटिकली, ताकि हमारा जो डीएनए है वो अच्छे से एम्पलीफाई हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक बेसिक मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, डीएनए जो रेप्लिकेशन हमारी बॉडी में चलता है और पीसीआर जो है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो एक साइड पे हम लोग फीचर्स लिखेंगे जहाँ पे डिफरेंट फीचर्स मैं आपको बताऊंगी, और यहाँ पे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एक तो रेप्लिकेशन से, कौन सा, डीएनए रेप्लिकेशन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, एंड नेक्स्ट इज द पीसीआर। ठीक है, तो अगर बॉडी के इनसाइड हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि दैट इट इज अ इन विवो टेक्निक, और पीसीआर जो है वो इन विट्रो टेक्निक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में हम कन्वर्जन कर रहे हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन में ये जो प्रोसेस है डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का, वो करता है एंजाइम दैट इज दी हेलिकेज। ठीक है, बट पीसीआर के अंदर आप कोई एंजाइम यूज नहीं करते, आप बेसिकली डीएनए को हीट करते हो हाई टेम्परेचर पे, और इस प्रोसेस को आप कहते हो डीनेचरेशन। तो यहाँ पे जो बेसिस है वो क्या है, हीट। इसके अलावा जो फीचर है दैट इज दी पॉलीमरेज। जब आप नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन देखते हो बॉडी के अंदर तो वहां पे डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है। ठीक है, अब मैं सिर्फ यहाँ डीएनए पॉलीमरेज लिख ले रही हूँ क्योंकि मैं जनरल बात कर रही हूँ, आई एम नॉट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है और यूकैरियोट्स में डेल्टा एन एप्सिलॉन होता है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ टेक्निक्स पढ़ रहे हो। तो डीएनए पॉलीमरेज इन जनरल मैंने लिख दिया है, जबकि पीसीआर के अंदर हम यूज करते हैं टैग पॉलीमरेज।
अब टैग पॉलीमरेसिस के अलावा भी पॉलीमरेसिस होते हैं, बट यहाँ पे हम इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डीएनटीपीस हैं, ठीक है, वो डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त जो है वो आपके न्यूक्लियस में ही नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और यूज होते हैं। पीसीआर में आपको एक्सटर्नली प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। प्राइमर्स की अगर हम बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन में एक एंजाइम होता है प्राइमेज, जिसको आप डीएनएस जी भी बोलते हो, ठीक है। ये प्राइमेज जो है वो आरएनए प्राइमर्स बनाता है जो डीएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले करते हैं। और पीसीआर के अंदर हम प्राइमर्स को एक्सटर्नली सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजाइन करते हैं, ठीक है। मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर आई प्रोवाइड कि किस तरीके से आप प्राइमर्स को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंशिएशन है जो आपको पता होना ही चाहिए पीसीआर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट वाज दी व्हाट इज पीसीआर, ठीक है। तो पीसीआर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि ये एक इन विट्रो टेक्निक है। इट इज अ इन विट्रो टेक्निक used to amplify a specific DNA sequence, producing millions to billions, millions to billions of copies from a small amount of DNA, ठीक है। और ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है वो क्या है, इनिशियली जो कम अमाउंट का डीएनए है उसको आप लेते हो, उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस जो भी आपकी स्टडी के लिए यूजफुल है उसको आप एम्पलीफाई करते हो, एंड डिपेंडिंग मिलियंस एंड बिलियंस आप कॉपीज बना सकते हो। इसकी जो डिस्कवरी है वो एक बार फिर लिख देती हूँ, किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय, वो क्यूट से साइंटिस्ट थे ना, कैरेमिलस, जो आपको देख के मुस्कुरा रहे थे, वही वही बिल्कुल वही। पीसीआर को हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। आज मैं आपको तीनों का वर्ड समझा देती हूँ कि पॉलीमरेज का क्या मतलब है, चेन का क्या मतलब है, और रिएक्शन का क्या मतलब है, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैसे हम इसे कह रहे हैं। पॉलीमरेज जो शब्द है वो आया है जो एंजाइम आप यूज कर रहे हो फॉर सिंथेसिस ऑफ द डीएनए, ठीक है। सो इट इज एन एंजाइम दैट सिंथेसाइज डीएनए। चेन का मतलब है जो रिपीटेड साइकिल्स हम यहाँ परफॉर्म करते हैं, ठीक है, रिपीटेड साइकिल्स। और रिएक्शन का मतलब है बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होगी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों होगी, क्यों जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आप डालोगे ना इसके अंदर वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर डीएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा पॉलीमरेज का क्या मतलब है, चेन का क्या मतलब है, और रिएक्शन हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि पीसीआर काम कैसे करता है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मास्टर मिक्स मैंने आपको दिखा रखा है। इसमें हम अगर कंपोनेंट्स की बात करें यहाँ पे, मेजर कंपोनेंट्स की, तो मेजर कंपोनेंट्स आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं पीसीआर मास्टर मिक्स के। पहला कंपोनेंट जो यहाँ पे होता है वो होता है टेम्पलेट डीएनए। जिस भी डीएनए को आपको एम्पलीफाई करना है उसको आपको लेना पड़ेगा। तो टेम्पलेट डीएनए को आप कह सकते हो डीएनए टू बी कॉपीड या टू बी एम्पलीफाइड, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे फॉरवर्ड प्राइमर होता है जो आपके एक स्टैंड को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ ऑन वन स्टैंड ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। सेकंड जो होता है, सॉरी थर्ड, दैट इज द रिवर्स प्राइमर्स। रिवर्स प्राइमर जो होते हैं वो आपके सिंथेसाइज करेंगे ऑन अपोजिट स्ट्रैंड। देन वी विल हैव टैग पॉलीमरेज जो आपके न्यू डीएनए को एक्सटेंड करेगा, उसको सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, एक्सटेंड्स डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है।
उसके अलावा इसमें आप डीएनटीपीस डालोगे। अब क्योंकि डीएनए है तो कौन कौन से डालोगे, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आपके डीएनए को बनाते हैं। सिक्स्थ जो है वो है आपका बफर। बफर यहाँ पे दो तरीके के यूज होते हैं, एक होता है पीबीएस। पीबीएस स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट बफर सेलाइन एंड यू कैन ऑल्सो यूज टी बफर। ठीक है, दोनों आप यूज कर सकते हो। इन दोनों का ही काम ये है कि पीएच को ये मेंटेन करेंगे, मेंटेन ऑप्टिमम पीएच। सेवेंथ है मैग्नीशियम आयन। ये एज अ को फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड एज को फैक्टर। अदर थिंग्स आर लाइक वाटर। वाटर में भी हम जनरल तौर पे डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, या आप डबल डिस्टिल वाटर का भी यूज करते हो, इसको आप प्रॉपरली ऑटोक्लेव करते हो एंड देन यूज करते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मेजर कंपोनेंट की तरह काम करती हैं। यहाँ पे एक चीज में रह गई है, मैग्नीशियम आयन को फैक्टर की तरह काम कर रहा है किसके लिए, फॉर टैग पॉलीमरेज। ठीक है, सो देयर आर दीज कंपोनेंट्स व्हिच आर बीइंग रिक्वायर्ड टू रन द पीसीआर। ठीक है, और जैसे फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर ये आप सेपरेटली बनाते हो। ठीक है, इसका एक सेपरेट अपेंड्रॉफ ट्यूब आप लोगे, टेम्पलेट का एक आप सेपरेट ट्यूब लेते हो, और जो मास्टर मिक्स आप बनाओगे ना उसमें ये सारी चीजें रहेंगी। दैट इज योर टैग पॉलीमरेज, डीएनटीपीज, बफर्स, मैग्नीशियम, ये सारा एक साथ रहेगा। ठीक है, फिर जब आप रिएक्शन को रन करते हो, जैसे अगर आपके सैंपल ज्यादा हैं, 4-5 सैंपल हैं, तो उनके अंदर इस मास्टर मिक्स का एक स्पेसिफिक अमाउंट डाला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे टोटल 3 से 4 ट्यूब्स रहती हैं, टेम्पलेट की अलग रहेगी, फॉरवर्ड रिवर्स की अपनी अपनी रहेगी, फॉरवर्ड अलग रहेगा, रिवर्स अलग रहेगा। और फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर्स भी जो आप बनाते हो उनको हम डाइल्यूट करते हैं। एंड कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए व्हेनेवर यू आर रीडिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द पीसीआर। ठीक है, आप पीसीआर के जब कंपोनेंट्स आप देख लेंगे तो अगली स्टेप आनी चाहिए, दैट इज द स्टेप्स ऑफ द पीसीआर। ठीक है, अगर हम स्टेप्स की बात करें तो टोटल 3 स्टेप्स में इसको आप पढ़ते हो। ये जो 3 स्टेप्स आप पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो बुक्स के फॉर्म में, है ना। तो पहले मैं बुकिश वाला बात आपको बता दूंगी, और उसके बाद मैं आपको फिर लैब वाला जो प्रोटोकॉल है उस पर बात करूंगी। ठीक है, तो पहली जो स्टेप होती है वो होती है डी नेचुरेशन। ठीक है, डी नेचुरेशन स्टेप जो होती है उसमें जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। और यहाँ जो टेम्परेचर हम यूज करते हैं वो 94 टू 95 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको हीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है एनेलिंग। एनेलिंग स्टेप में क्या करते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस है उस पे प्राइमर्स बाइंड करते हैं। प्राइमर्स बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस। यहाँ जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस से 66 डिग्री सेल्सियस के बीच का रेंज आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेप, दैट इज द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज लिखो या टैग पॉलीमरेज यहाँ पे लिख लो तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। सो टैग पॉलीमरेज एक्सटेंड्स द प्राइमर्स एंड सिंथेसाइज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। यहाँ जो टेम्परेचर यूज होता है वो कोई 72 डिग्री सेल्सियस तक का यूज होता है। अब यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हो, लेट मी जूम इट। इसमें स्टेप्स आपको दिखाई गई हैं। स्टेप 1 इज द डीनेचरिंग फेज, जिसमें 95 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम यूज कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप प्राइमर्स डालते हो। यहाँ पे डीएनए प्राइमर्स मिल जाते हैं मार्केट में, नहीं तो आरएनए प्राइमर्स अगर आप डालोगे तो उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। तो इमेज में डीएनए प्राइमर्स दिखाया गया है, इनको हमें रिमूव नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा टैग पॉलीमरेज जाएगा और डीएनटीपीस को रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे जो स्टेप्स दिखाए गए हैं उसमें दिखाया गया है कि स्टेप 2 पे ये डाला गया है, ऐसा नहीं है। आप जब पॉलीमर रिएक्शन को प्रिपेयर करोगे ना सीआर की,
तभी ये सारी चीजें डाल देते हो। पर ये एक्टिव कब होंगी? जब एनलिंग वाला फेज आएगा, जब ये टेम्परेचर होगा, तब ये तीनों चीजें एक्टिव होंगी और अपना काम शुरू करेंगी। तो प्राइमर बाइंड कर चुका है, उसके बाद 72 डिग्री सेल्सियस पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड कर दिया है, पर 72 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तभी वो एक्सटेंड करना जो है वो शुरू करेगा। ठीक है, एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा और एक्सटेंड कर देगा, और फाइनली आप देखोगे इस तरीके से आपको ये स्टैंड मिल जाएगा। उसके बाद कम से कम 20 to 40 टाइम्स हम साइकिल को रिपीट करते हैं, तब जाके मिलियंस बिलियंस में जाके हमें डीएनए की कॉपी मिलती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको स्टेप्स जो होंगी वो क्लियर होंगी। सो नेक्स्ट जो आप देख रहे हो, ये जो इमेज है वो एक्चुअल में जो पीसीआर का डिस्प्ले है वो है। यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे बुक्स में आप पढ़ते हो उस तरीके का स्टेप्स आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इस पे भी मैं अभी डिस्कस करूंगी आपसे। उसके अलावा ये जो होती हैं वो पीसीआर की ट्यूब्स होती हैं, जिसमें आप अपना मास्टर मिक्स, टेम्पलेट डीएनए, फॉरवर्ड प्राइमर्स, बैकवर्ड प्राइमर्स, डिस्टिल्ड वाटर, ये सारी चीजें आप डालते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल 8 यहाँ पे ट्यूब्स हैं। ठीक है, सो दिस इज अ पीसीआर ट्यूब सेट। बहुत छोटी होती है साइज के अंदर, कुछ इस तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, एपेंड्रॉफ ट्यूब से ये छोटा होता है। अब यहाँ पे ना इस इमेज पे हम डिस्कशन करते हैं, तो बिकॉज दिस इमेज इज नॉट क्लियर, तो हमने एक खुद ही इसको ड्रॉ किया है, इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ना डी नेचुरेशन को दो तरीके में डिवाइड करते हैं, उसकी दो सब स्टेजेस बना देते हैं। एक होती है इनिशियल डीनेचुरेशन, फिर होता है डीनेचुरेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनिशियल डीनेचुरेशन की, तो इनिशियल डीनेचुरेशन जो है वो आपका 95 डिग्री सेल्सियस पे ही हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीटली सेपरेट कर देता है ये, जितने भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे ना उनको कंप्लीटली ये सेपरेट कर देगा बिफोर एक्चुअल साइकिल बिगिंस। एक्चुअल जो डीनेचुरेशन की साइकिल है ना वो ये सेकंड वाले स्टेप से स्टार्ट होगी। बट यहाँ से पहले आपको जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिया गया है, इसको आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में ना कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो जो फेज है वो इनिशियल डीनेचुरेशन का फेज है। इनिशियल डीनेचुरेशन का जो फेज है वो 2 से 5 मिनट तक का टाइम लेता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आना चाहिए व्हाई दिस लॉन्ग, ये इतना लॉन्ग क्यों है ये? क्योंकि स्टार्टिंग में जो डीएनए है वो बहुत टाइटली ट्विस्टेड हो सकता है, टाइटली कॉम्प्लेक्स्ड हो सकता है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है ताकि फुल्ली स्टैंड सेपरेशन आपको देखने को मिले। ओके, सो स्टार्टिंग डीएनए may be tightly wound or complex, so this extra time ensures full strand separation। पूरा स्ट्रैंड सेपरेट हुआ है उसको इंश्योर करने के लिए ये एक्स्ट्रा टाइम आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियल डीनेचुरेशन आप समझ गए कि सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंड डीएनए में कन्वर्ट अगर हमें करना है एक्चुअल डीनेचुरेशन स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि डीनेचुरेशन तभी होगा जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हमें मिल जाएगा। ओके, सो सेकंड जो स्टेप आप देख रहे हो यहाँ पे वो है एक्चुअल डीनेचुरेशन फेज, जो बुक्स में आप पढ़ते हो। यहाँ पे क्या होता है कि जो बाद में एंड में जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होंगे ना उनको भी ये सेपरेट कर देगा हर साइकिल के लिए। सो सेपरेट्स दी न्यूली फॉर्म्ड डीएनए स्ट्रैंड इन ईच साइकिल। अब हर साइकिल में जो नया स्टैंड बनेगा उनको भी तो सेपरेट करना है, तो वो इस फेज के अंदर होगा। इनिशियल वाले इसमें हो जाएंगे और जो बाद में नए डीएनए के स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे वो इसके अंदर सेपरेट हो जाएंगे। थर्ड जो स्टेप है आपने देखा वो है एनिलिंग फेज। ठीक है, तो थर्ड जो फेज है उसमें हम बात कर लेते हैं, दैट इज द एनिलिंग। एनिलिंग के अंदर क्या होता है? पहली बात तो टेम्परेचर 50, मैंने वहां लिखा था 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, बट लैब में हम 55 डिग्री से 66 डिग्री सेल्सियस तक आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे प्राइमर्स बाइंड्स
टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है प्राइमर्स के लिए कि प्राइमर्स को आप डिजाइन कैसे करोगे, मतलब कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं प्राइमर्स को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चौथा जो स्टेप है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है वो 72 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेजेस है, मतलब टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज एक्सटेंड करता है प्राइमर्स 3' एंड। ठीक है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 72 डिग्री सेल्सियस है टैग पॉलीमरेज के लिए। ठीक है, दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर टैग पॉलीमरेज। उसके बाद आपने नेक्स्ट देखा था वो था फाइनल एक्सटेंशन, पर फाइनल एक्सटेंशन से पहले यहाँ पे एक गो टू फेज आता है। इस गो टू फेज के अंदर क्या होता है, 2 से 4 साइकिल्स जनरल तौर पे, बट 25 से 30 साइकिल तक ये मैक्सिमम जा सकता है, ताकि एक सर्टेन अमाउंट का डीएनए हमें मिल जाए और फिर जो टैग पॉलीमरेज होगा वो फटाफट से आपका फाइनल एक्सटेंशन में लग जाएगा। सो फिफ्थ स्टेप इज द फाइनल एक्सटेंशन। तो जो इनकम्प्लीट स्ट्रैंड्स रह गए थे या जो कंप्लीट डीएनए हमें नहीं मिला था, उनको अब एक्सटेंड करने का काम जो है वो टैग पॉलीमरेज करेगा। सो इट अलाउज पॉलीमरेज टू फिनिश एनी इनकम्प्लीट स्ट्रैंड एक्सटेंशन। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक टेम्परेचर सडनली ड्रॉप करता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं होल्ड। ठीक है, होल्ड का जो मतलब है वो ये है कि अब आपकी जो रिएक्शन है वो खत्म हो चुकी है और यहाँ पे हम बेसिकली प्रिजर्व करते हैं पीसीआर प्रोडक्ट को। कभी कभी क्या होता है कि आपको जेल को रन करना है बट आपको पीसीआर प्रोडक्ट को प्रिजर्व करके रखना है, थोड़ा टाइम है आपको जेल रन करने से। तो जेल रन करने में थोड़ा टाइम है और आपको पीसीआर का प्रोडक्ट को प्रिजर्व करना है, तो वहां पे आप उस मशीन के अंदर अपनी ट्यूब्स रखे रहने दे सकते हो अप्रोक्सीमेटली फॉर अबाउट 2 आवर्स अंटिल दी ट्यूब्स आर रिमूव्ड। तो उसमें हम रख देते हैं जब तक आपका जेल वगैरह प्रिपेयर नहीं हो जाता। तो जनरल तौर पे जब आप बुक्स में जाते हो तो बुक्स में इस तरीके से आपको दिखा रखा होता है, बट इतने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको मेन स्टेप्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मेन स्टेप्स है जो डिस्प्ले पे आपको देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और बच्चे ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इनिशियल डीनेचरेशन क्या कर रहा है, फिर डीनेचरेशन क्या है, फिर ये एक्सटेंशन फाइनल एक्सटेंशन क्या है। तो ये डिस्प्ले आपको समझना जरूरी है जब आप लैब में काम कर रहे हो। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ चुके हो, होल्ड का मतलब ही मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से ये एम्पलीफिकेशन होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, टू द पावर एन। तो ये टेम्पलेट है, पहली साइकिल में 2 बन गए, टू द पावर 1 तो 2 बन गए। उसके बाद सेकेंड साइकिल हुई तो 4 बन गए, फिर थर्ड साइकिल हुई तो 8 बन जाएंगे, उसके बाद 4 हुआ तो 16, देन 32। इस तरीके से साइकिल्स आगे बढ़ती जाती हैं। जनरल तौर पे 30 साइकिल तक, 35-40 साइकिल तक आप पीसीआर को रन करते हो, उससे ज्यादा नहीं करते। अब किसी ने मुझसे पूछ लिया था मैम 100 साइकिल तक भी रन कर सकते हैं, तो 100 साइकिल तक आप रन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टैग पॉलीमरेज की एक्टिविटी करने की भी एक लिमिटेशन है। अगर आप साइकिल्स को बढ़ाते चले जाओगे तो जो आपके एंजाइम्स होते हैं उनकी जो वर्क करने की जो एफिशिएंसी है, जो एक्यूरेसी है, वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। तो उसके वजह से जो आपके पीसीआर रिजल्ट्स हैं वो कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं। तो जनरल तौर पे लमसम आप 35 to 45 साइकिल्स तक पीसीआर को रन कर सकते हो। ओके, और टू द पावर 31 में देखो 1 बिलियन बन जा रहा है, तो इतना डीएनए बहुत होता है भाई। नेक्स्ट, पीसीआर से रिलेटेड ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्राइमर। ठीक है, तो अगर मुझे प्राइमर को डिफाइन करना हो तो मैं कह सकती हूँ कि दीज आर द शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए sequences that initiate
डीएनए सिंथेसिस। ठीक है। अब अगर थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जैसे ये हमारा डीएनए टेम्पलेट है, प्राइमर टेम्पलेट से तभी बाइंड करता है जब एक तो उसको टेम्पलेट मिल जाए और 5' एंड पे ही वो जाके बाइंड करेगा, है ना। ये 5 से 3' डायरेक्शन में चलता है। तो ये टेम्पलेट पे जब बाइंड कर देगा उसके बाद डीएनए पॉलीमरेजेस आता है। अब डीएनए पॉलीमरेज को अगर एक्सटेंशन करना है तो उसको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, पहला टेम्पलेट और दूसरा इसे चाहिए 3' OH ग्रुप फ्री। तभी आपका टैग पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्सटेंड करेगा डीएनए स्ट्रैंड्स को। ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है जब आप रेप्लिकेशन पढ़ते हो। फिलहाल के तौर पे हम प्राइमर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि प्राइमर शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं। आप प्राइमर्स की अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो प्राइमर्स दो तरीके के हो सकते हैं। फॉरवर्ड प्राइमर्स भी हो सकते हैं और रिवर्स प्राइमर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। फॉरवर्ड प्राइमर का मतलब ये हुआ कि ये आपके डीएनए के 5' एंड पे बाइंड करेगा। ठीक है। और रिवर्स का मतलब हो गया बाइंड करेगा टू 3' एंड ऑफ डीएनए। पर दोनों के दोनों को जब डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड करेगा तो एक्सटेंशन किस डायरेक्शन के अंदर होगा? 5 से 3 डायरेक्शन में। ठीक है। यहाँ भी 5 से 3' डायरेक्शन में ही एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा प्राइमर्स का। अब जब आप पीसीआर पढ़ते हो ना तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए कि प्राइमर्स इंपॉर्टेंट क्यों है। व्हाई प्राइमर्स आर इम्पोर्टेंट। हमें प्राइमर्स की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पीसीआर में जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता? तो उसका आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि जो डीएनए पॉलीमरेजेस है, दिस वन, दिस डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस डी नोवो। ठीक है। डी नोवो मतलब खुद नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट वे में इनिशिएट नहीं कर सकता। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज को अगर एक्सटेंड करना है ना, डीएनए स्टैंड को या डीएनए सिंथेसाइज को कंप्लीट करना है तो उसको क्या चाहिए? रिक्वायर 3' OH एंड। और ये जो 3' OH एंड है वो कौन प्रोवाइड करता है? प्राइमर, विच इज प्रोवाइडेड बाय प्राइमर। प्राइमर्स अगर 3' OH ग्रुप प्रोवाइड करेंगे तब जाके डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आपके डीएनए सिंथेसिस को इनिशिएट कर पाएगा। इसीलिए प्राइमर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने देखा है जब भी ये टॉपिक हम पढ़ते हैं पीसीआर, उसमें ये दोनों टॉपिक्स दैट इज प्राइमर्स और प्रोब्स बहुत कंफ्यूजिंग है। बच्चों को इसका डिफरेंस समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है। तो डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। देखिए जो प्राइमर्स है, प्राइमर्स अभी मैंने बताया था शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के सीक्वेंसेस हैं जो कि इनिशिएट करते हैं डीएनए सिंथेसिस को। ठीक है। प्राइमर्स यूज किए जाते हैं कन्वेंशनल पीसीआर के अंदर, यूज्ड इन कन्वेंशनल पीसीआर। कन्वेंशनल पीसीआर में इसको आप यूज करते हो। इसके अलावा आप इसको जो क्वालिटेटिव या जो रियल टाइम पीसीआर होता है उसमें भी हम प्राइमर्स को यूज करते हैं। कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन क्यूपीसीआर। ठीक है। क्यूपीसीआर स्टैंड्स फॉर रियल टाइम पीसीआर। और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज जो है वो एक्सटेंड करता है स्टैंड को, एक्सटेंड दी प्राइमर्स। तो ये प्राइमर का रोल है। वहीं जब हम प्रोब्स की बात करते हैं तो बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोब का नाम सुनते हैं। तो प्रोब जो होते हैं वो भी शॉर्ट लेबल्ड डीएनए के सीक्वेंसेस ही होते हैं। बट ये
डीएनए को एम्पलीफाई करने में रोल नहीं प्ले करते, ये डिटेक्ट करते हैं एम्पलीफाइड डीएनए को। दैट डिटेक्ट्स द एम्पलीफाइड डीएनए। ये कन्वेंशनल पीसीआर में आपको कभी भी नहीं दिखेगा, ठीक है, नॉट यूज्ड इन कन्वेंशनल पीसीआर। इसके अलावा ऑफनली यूज्ड इन क्यूपीसीआर, ठीक है। आपने एक नाम भी सुना होगा, टैगमैन प्रोब। जब मैं रियल टाइम पीसीआर, क्वांटिटेटिव पीसीआर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, उसमें ये यूज होता है, ठीक है। डू नॉट एक्सटेंड बाय डीएनए पॉलीमरेज। क्यों नहीं एक्सटेंड हो पाएगा? क्योंकि इसका रोल एम्पलीफिकेशन में था ही नहीं। इसका रोल किस में है? इसका रोल है डिटेक्शन के अंदर। तो अगर मुझे एक लाइन में डिफाइन करना हो तो मैं ये कहूंगी कि ये प्राइमर जो होते हैं ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। ये डीएनए एम्पलीफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। जबकि प्रोब्स जो होते हैं उनको आप कह सकते हो दीज आर द डिटेक्टिव्स, और यू में से दीज आर द डिलीवरी ट्रैकर्स। एक डीएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है जिसको आप प्राइमर्स बोल रहे हो, एक जो एम्पलीफाइड डीएनए आ चुका है उसको आप कैसे डिटेक्ट करोगे, उसमें यूज होगा जिसको आप कहते हो प्रोब। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। जब आप लैब में जाओगे सबसे पहला क्वेश्चन पीसीआर से रिलेटेड ये पूछा जाता है, और बच्चों को इसका आंसर नहीं आ रहा होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस दैट यू शुड नो। नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट इन द प्राइमर पार्ट, दैट इज द प्राइमर डिजाइनिंग। प्राइमर डिजाइनिंग पीसीआर को करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो जब आप प्राइमर की डिजाइनिंग करेंगे तो आपको कुछ क्राइटेरियाज पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। इसमें जैसे सबसे पहला क्राइटेरिया होता है वो होता है जो टारगेट सीक्वेंस है उसका सिलेक्शन करना, ठीक है। एक बार अब अपना टारगेट सीक्वेंस को सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर हमें देखना पड़ता है वो देखना पड़ता है मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम टीएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मेल्टिंग टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो मेल्टिंग टेम्परेचर में यहाँ पे एक रूल आता है जिसको आप कहते हो वाल्स लॉ रूल, वॉलस रूल। वॉलस रूल जो है वो मेल्टिंग टेम्परेचर निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला देता है, दैट इज 4 × G + C, दैट इज ग्वानिन एंड साइटोसिन, प्लस 2 × A + D, दैट इज एडेनिन एंड थाइमिन। तो इससे जो है वो आप मेल्टिंग टेम्परेचर को निकाल सकते हैं, ठीक है। और मेल्टिंग टेम्परेचर की जो रेंज है वो जनरल तौर पे 50 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। थर्ड पैरामीटर जो आपको कंसीडर करना है जब आप पीसीआर करते हैं इज दी एनेलिंग टेम्परेचर, ओके। एनेलिंग टेम्परेचर को जब आप निकालते हो तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, दैट इज दी मेल्टिंग टेम्परेचर में से 5 डिग्री सेल्सियस लमसम आपको माइनस करना पड़ता है, वो आपका एनेलिंग टेम्परेचर होता है। और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है प्राइमर डिजाइन करते वक्त, दैट इज दी जीसी कंटेंट, ठीक है। जीसी कंटेंट जो प्राइमर के अंदर होना चाहिए वो 40 to 60% होना चाहिए। इसके अलावा प्राइमर की लेंथ, अभी मैं सारे पैरामीटर्स डिस्कस करूंगी डिटेल में तो अच्छे से समझ में आएगा। जो लेंथ है मेजरली वो 15 से 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो सकती है। इसके अलावा आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है जो प्राइमर्स के साथ देखने को मिलती है, जैसे कि आपको सेल्फ कॉम्प्लीमेंटारिटी को अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटारिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी कभी प्राइमर्स के बीच में डाइमर्स बन जाते हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। प्राइमर डाइमर फॉर्मेशन, ये एक प्राइमर था और एक प्राइमर था, अब इन्हीं के बीच में डाइमर बन गया, जबकि इसको बाइंड करना था टेम्पलेट स्टैंड के साथ। कभी कभी नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन भी हो जाती है। अगर आपका लेंथ प्रॉपर नहीं होगा प्राइमर का तो वो गलत तरीके से एम्पलीफिकेशन कर देगा। उसके अलावा कभी कभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी बन जाते हैं तो उसे भी अवॉइड करना होता है। अवॉइड
सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट इज द हेयरपिन, क्योंकि जनरल तौर पे प्राइमर्स का जो नेचर होता है वो आरएनए होता है, तो हेयरपिन स्ट्रक्चर आरएनए में देखने को आपको मिलता है, तो उसे भी हमें अवॉइड करना पड़ता है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर को आप शॉर्ट में टीएम के साथ इस तरीके से अब्रीविएट करते हो। सो दिस इज अ टेम्परेचर एट विच वन हाफ का मतलब क्या हो गया, 50% ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स will dissociate to become single stranded. Suppose this is the DNA, डबल स्टैंडर्ड है। जब आपने इसको इसका मेल्टिंग टेम्परेचर दिया तो आपका जो 50% डीएनए है उसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया नाइट्रोजनस बेस का और वो ओपन हो गया, कुछ इस तरीके से। लेट मी जूम टू दिस। मेल्टिंग टेम्परेचर पे जो डबल स्टैंडर्ड नेटिव डबल हेलिक्स डीएनए है वो आपका हीट के फॉर्म में, जैसे आप उसे हीट दोगे तो उसके बीच में जो नाइट्रोजनस के बेसिस है उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा और आपका जो आधा डीएनए है वो कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एनिलिंग टेम्परेचर। ठीक है, एनिलिंग टेम्परेचर को आप टीए से रिप्रेजेंट करते हो और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज टीएम माइनस अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जब आप एनिलिंग टेम्परेचर की बात करोगे तो एनिलिंग टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो गया, अगर टीए जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, टू हाई, तो उससे एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जो प्राइमर्स हैं और जो टेम्पलेट है वो एक दूसरे से एसोसिएट ही ना हो, उसकी जगह क्या हो जाए, वो डेसोसिएट हो जाए। प्राइमर्स एंड टेम्पलेट दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, डेसोशिएट हो जाए। तो अगर टीए बहुत ज्यादा हाई होगा तो प्रॉपर प्राइमर की बाइंडिंग देखने को आपको नहीं मिलेगी, तो आपका स्ट्रैंड और प्राइमर दोनों अलग हो जाएंगे और रिजल्ट में आपको क्या करेगा, सिर्फ प्राइमर देखने को मिलेगा। सेकेंड केस ये हो सकता है कि आपका जो एनिलिंग टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा लो हो जाए, टू लो। अगर बहुत ही ज्यादा लो कर देंगे आप तो वहां पे नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग देखने को मिलेगी आपको, किसकी, प्राइमर्स की टू टेम्पलेट डीएनए। जो टेम्पलेट डीएनए होगा उस पे नॉन स्पेसिफिकली जाके क्या कर देगा, बाइंड कर देगा, जिसकी वजह से आप जब जेल पे रन करोगे तो आपको बहुत सारे मल्टीपल बैंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उससे जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका करेक्ट टीए हो गया, मान लो आपने एनिलिंग टेम्परेचर एकदम करेक्टली निकाल दिया, तो जो प्राइमर होगा वो बाइंड करेगा टू टारगेट सीक्वेंस। ठीक है, टारगेट सीक्वेंस पे जाके बाइंड करेगा, तो जब आप जेल पे रन करोगे तो आपको प्रॉपर स्पेसिफिक बैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, पीसीआर करने के बाद जब आप जेल पे रन करोगे तो जो आपको बैंड जहां मिलना चाहिए, है ना, वहीं पे आपको बैंड देखने को मिलेगा। थर्ड फैक्टर जो था, अभी तक हमने दो फैक्टर्स देख लिए। सबसे पहले हमने देखा था मेल्टिंग टेम्परेचर, उसके बाद हमने देख लिया एनिलिंग टेम्परेचर, और थर्ड फैक्टर जो है वो है प्राइमर की लेंथ। प्राइमर की जो लेंथ है, जो डिजायर्ड लेंथ हमने होती है वो होती है 15 to 30। ठीक है, बुक्स में ना वेरी करता है, जैसे टीए ब्राउन में अलग दे रखा होगा। ठीक है, पाथ फाइंडर की अगर आप बुक देखोगे तो उसमें अलग दे रखा होगा, तो वेरी करता है, बट इन जनरल 15 to 30 बेस पेयर आपको देखने को मिलेगा। विल्सन में अलग दे रखा होगा, बट आप इतना याद रखिए कि बेसिक क्या है। ठीक है, अब अगर प्राइमर की जो लेंथ है वो मान लो बहुत लॉन्ग हो गई, टू लॉन्ग, तो क्या होगा, इट विल कॉज नो बाइंडिंग ऑफ प्राइमर्स टू टारगेट सीक्वेंस। मतलब टारगेट सीक्वेंस, टारगेट टेम्पलेट जो थी, डीएनए टेम्पलेट जो थी, और प्राइमर जो है वो एक दूसरे से क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए।
अगर लेंथ टू शॉर्ट हो गई, बहुत ज्यादा आपने शॉर्ट कर दिया, तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होगी, जिसकी वजह से मल्टीपल बैंड्स आपको जेल पे देखने को मिल सकते हैं। कॉज नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग और मल्टीपल बाइंडिंग, बात एक ही है, बस उसको अलग अलग तरीके से लिख दिया है। नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग और मल्टीपल बाइंडिंग ऑफ अ प्राइमर टू टारगेट सीक्वेंस। ठीक है। अब जो कंफ्यूजन होता है, जो मैंने बच्चों में कंफ्यूजन देखा, वो क्या देखा है कि जब हम एनिलिंग टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर ये बहुत ज्यादा है तो डिसोशिएट हो जाएगा, लो होगा तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होगी। ठीक है ना। वही अगर प्राइमर की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो प्रॉपर बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, बाइंडिंग ही नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाता है, और अगर बहुत छोटा होगा तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो। दोनों में ही रिजल्ट सेम है। ठीक है। पर जब टीचर आपसे वाइवा में पूछता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मेजर केसेस याद रखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल हो, लैब्स में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टैग पॉलीमरेज। ओके। टैग पॉलीमरेज जो है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज 1। इसका जो फुल फॉर्म है वो है थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज। ठीक है। ये एक तरीके का डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। इसका जो फंक्शन है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि ये 5 से 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइमर्स को रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ प्राइमर्स। अब प्राइमर्स कौन से वाले होंगे? आरएनए वाले होंगे। ठीक है। इसके अलावा एक फंक्शन जो इसमें नहीं था, जिसकी वजह से टैग पॉलीमरेज को हम एफिशिएंट पॉलीमरेज नहीं कंसिडर करते, इज बिकॉज ऑफ द नॉन फंक्शनल 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास किसी भी तरीके की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, प्रूफ रीडिंग ये नहीं कर पाता। और प्रूफ रीडिंग अगर नहीं कर पाएगा तो कैसा हो जाएगा? एरर प्रॉन। बहुत ज्यादा एरर्स देखने को मिलते हैं, और कोई चीज अगर एरर प्रॉन हो गई, इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। और टैग पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करता है, मतलब डीएनए को एक्सटेंड करता है 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि इसके अंदर किसी भी तरीके की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। यही वजह है कि हमें टैग पॉलीमरेज के अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़े। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी अल्टरनेटिव्स ऑफ टैग पॉलीमरेज। फिर हम देखेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, मींस प्राइमर प्राइमर रिमूवल कैपेबिलिटी। देन 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, दैट इज द प्रूफ रीडिंग। एंड देन विल सी कि सोर्स क्या है इस एंजाइम। ठीक है, ये वाला हो गया प्रूफ रीडिंग, और ये हो गया आपका एक्सोन्यूक्लियस, सॉरी, ये हो गया प्राइमर रिमूवल। ठीक है। सबसे पहला जो आपका है वो है TLI, ऑल्सो वेंट। ठीक है। अगर मैं इसकी सोर्स की बात करूं तो ये है थर्मोकोकस लिटोरेलियस। ठीक है। थर्मोकोकस लिटोरेलियस। इसमें प्राइमर रिमूव करने की कैपेबिलिटी नहीं है, पर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज दी PFU। PFU स्टैंड्स फॉर पायरोकोकस फ्यूरियोसिस। ओके। इसमें प्राइमर रिमूवल कैपेबिलिटी है, और कहीं हद तक इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है, बट कोई सर्टिफाइड वे नहीं है या कोई एविडेंस इसका भी नहीं है, पर ऐसा देखा जाता है, और इसलिए PFU लैब में थोड़ा ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा PWO आया है पायरोकोकस
वजाई से। इसके अंदर प्राइमल रिमूवल कैपेबिलिटी नहीं है पर प्रूफ रीडिंग होती है। नेक्स्ट है टी स्मॉल टी एच, ये आया है थर्मस थर्मोफिलस से। इसमें ना तो प्राइमल रिमूवल की कैपेबिलिटी है और ना ही प्रूफ रीडिंग की कैपेबिलिटी है। लास्ट है टैग पॉलीमरेज, जो कॉमनली आप पढ़ते हो जब भी पीसीआर पढ़ते हो, तो इसमें प्राइमल रिमूवल तो होता है पर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती, और ये थर्मस एक्वाटिकस से आइसोलेट किया गया है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे पीएफयू जो है वो इम्पोर्टेंट आपका टैग पॉलीमरेज का एक अल्टरनेटिव है जो हम जनरल तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, जनरल तौर पे आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स होते हैं, और एमसीक्यू होगा तो आप बहुत इजीली इसे पहचान जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ पीसीआर के वेरिएंट्स आपको दिखाए गए हैं जो आपसे जनरल तौर पे एग्जाम्स में दे दिए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। एक तो मैं आपको कॉलोनी पीसीआर बताऊंगी, क्योंकि जब भी आप क्लोनिंग करोगे, क्योंकि मैं खुद क्लोनिंग पे काम करती हूँ, तो कॉलोनी पीसीआर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो पीसीआर का वेरिएंट है। इसके अलावा कन्वेंशन पीसीआर जो हमने आज देख लिया है, इसका बेसिक्स आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट विल सी दी हॉटस्टार पीसीआर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पीसीआर का वेरिएंट है जो लैब्स में यूज किया जाता है। मल्टीप्लेक्स पीसीआर, ये पीसीआर में सबसे फास्ट काम करता है और सबसे कम स्टेप्स इसमें चाहिए रहती है आपको। फिर है नेस्टेड पीसीआर, ये भी एक बहुत अच्छा वेरिएंट है पीसीआर का। सबसे इंपॉर्टेंट है रियल टाइम पीसीआर, जिसको आप क्वांटिटेटिव पीसीआर या क्यूपीसीआर बोलते हो, और एक लास्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या रियल टाइम पीसीआर। ठीक है, तो ये दोनों जो वेरिएंट्स हैं, एंड लास्ट वन इज दी टच डाउन। ये वेरिएंट्स हम सारे देखेंगे पीसीआर की आने वाली क्लासेस में। ठीक है, पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक रियल टाइम पीसीआर और एक अपना ये वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये दोनों, बाकी वेरिएंट्स भी हैं, बट यही हैं जो जनरल तौर पे आपको पढ़ने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लैब पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट जो है वो है आज का हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज दी पीसीआर की एप्लीकेशंस। सबसे पहली जो इसकी एप्लीकेशन है वो है डिटेक्शन। सबसे पहली एप्लीकेशन है डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जैसे कि कोविड में आपने देखा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर बहुत यूज हो रहा था। डेंगू जो होता है उसमें भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसी। उसके अलावा सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी आप पीसीआर का यूज करते हैं, थैलेसीमिया में यूज करते हो। ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें पीसीआर यूज होता है। सिस्टिक फिब्रियोसिस, सीएफटीआर की इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनमें बेसिकली आप पीसीआर को यूज कर सकते हो। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस में भी इसका यूज है। ठीक है, क्योंकि जो भी बायोलॉजिकल एविडेंसेस हम कलेक्ट करते हैं क्राइम साइट से, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए आप यूज करते हो इसको, और डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग। इसके अलावा फॉरेंसिक में बताती हूँ, पैटर्निटी और किनशिप मींस रिलेशनशिप टेस्टिंग के लिए भी आप इसे यूज करते हो। इसके अलावा पीसीआर का रोल एग्रीकल्चर में भी है, टू चेक द क्रॉप क्वालिटी एंड डिटेक्ट प्लांट डिजीज। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, पूरी बायोटेक्नोलॉजी पीसीआर के बिना काम ही नहीं कर सकती है। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग के लिए पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी है तो भी आपको पीसीआर का रिक्वायरमेंट होता है। म्यूटेशन को अगर आपको डिटेक्ट करना है तो भी आपको पीसीआर चाहिए। इसके अलावा जीन के एक्सप्रेशन की अगर स्टडीज करनी है तो भी पीसीआर आपको चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कई सारी एप्लीकेशंस हैं, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट आई कैन नॉट एक्सप्लेन द होल एप्लीकेशंस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे हम समाप्त करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बेसिक देसी एनालॉगी दे देती हूँ पीसीआर खत्म करने से पहले।
ठीक है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक मशीन दिखा रखी है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक जेरोक्स मशीन है। तो जेरोक्स मशीन इज इक्वलेंट टू पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है। ये ही वो मशीन है जो आपके डीएनए को एम्पलीफाई करता है। जैसे जेरोक्स मशीन में आप पेज डालते हो, क्वांटिटी लिखते हो और वो मल्टीपल करके दे देती है ना, वैसे ही पीसीआर में भी होता है। मशीन है, उसमें डीएनए का आप सैंपल डालते हो टाइनी अमाउंट में, उसके बाद आप लिखते हो कितनी साइकिल्स करनी है एंड देन वो मल्टीप्लाई करके दे देता है। ठीक है। सो जेरोक्स मशीन इज इक्वल टू दी पीसीआर। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक होम देख रहे हो जहाँ पे 438 इस तरीके से कुछ एड्रेस लिखा हुआ है। तो ये जो हाउस एड्रेस है जो बताएगा डीएनए पॉलीमरेज को कि यहाँ से तुम्हें एक्सटेंड करना है, वो है बेसिकली प्राइमर। ठीक है। तो प्राइमर्स दो काम कर रहे हैं। एक तो डीएनए पॉलीमरेज को फ्री 3' ओएच ग्रुप दे रहे थे, और डीएनए पॉलीमरेज को बताते हैं कि तुम्हें डीएनए जो सीक्वेंस है, तुम्हारा टेम्पलेट सीक्वेंस है, उसमें तुम्हें कहाँ पे बाइंड करना है उसको एक्सटेंड करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे एक प्रेशर कुकर दिखाया गया है आपको। तो प्रेशर कुकर जो है उसको आप रिलेट कर सकते हो विद योर टैग पॉलीमरेज। ठीक है। टैग पॉलीमरेज जो है वो हाई टेम्परेचर को सहता है ताकि आपका जो पॉलीमराइजेशन है वो हो सके और बिलियंस बिलियंस में आपको कॉपीज देखने को मिले। नेक्स्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हो, दैट इज अ वॉशिंग मशीन, बट दिस वॉशिंग मशीन इज ऑटोमेटेड। ठीक है। तो ये जो ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन आप देख रहे हो, ये बेसिकली थर्मोसाइक्लर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन में कैसे होता है, पहले आप कपड़े वॉश करते हो, फिर आप रिंस करते हो, फिर हम स्पिन करते हैं, है ना। फिर उसके बाद वापस ये कहानी शुरू हो जाती है, वॉश वॉश रिंस एंड स्पिन। ठीक है। तो थर्मोसाइक्लर में क्या होता है, डीनेचरेशन, उसके बाद एनेलिंग, उसके बाद क्या होता है एक्सटेंशन, और फिर वापस ये कहानी रिपीट होती है। तो बिल्कुल सिमिलर एनालॉगी है। ओके। एंड लास्टली बट द नॉट लीस्ट, वो क्या है, ये मैसेज फॉरवर्डर। ये जो मैसेज फॉर फॉरवर्डिंग मैंने आपको दिखाई है, एक सेकेंड, ये जो मैसेज फॉरवर्डिंग आप देख रहे हो, मैसेज फॉरवर्डिंग, ये बताता है कि पीसीआर में जो एम्प्लीफिकेशन है वो कैसा है, एक्सपोनेंशियल डीएनए एम्प्लीफिकेशन। जैसे व्हाट्सएप पे कैसे हम फॉरवर्डिंग करते हैं, है ना, एक मैसेज को आपने किसी को फॉरवर्ड किया, वो दो लोगों को कर देगा, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है। सो दिस इज द बेसिक पीसीआर समरी, या ऐसी एनालॉजी मैंने आपको दे दी है जो पीसीआर को आपको कभी भूलने नहीं देगी। ठीक है। जेरोक्स मशीन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए पीसीआर। घर का एड्रेस देख के, प्राइमर, प्रेशर कुकर को देख के याद आना चाहिए, दैट्स द टेक पॉलीमरेज। ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन मींस थर्मोसाइक्लर व्हिच इज गोना रिप्रेजेंट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द पीसीआर, दैट इज द डीनेचरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। एंड व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग आपको बताएगा, या मैसेज फॉरवर्डिंग आपको बताएगा कि किस तरीके से डीएनए का जो एम्प्लीफिकेशन है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं खत्म करते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, लेक्चर को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, या किसी ऐसे इंसान को जिसको टेक्निक्स को पढ़ना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले अपडेट्स ऑन टाइम मिलते रहे और आने वाले पीसीआर के लेक्चर्स आप अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।